यूट्यूब के इस चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आज की क्लास में मैं आप लोग के सामने 50 साइंस की क्वेश्चन को रखा हूं, जिसमें आपको एक से एक बढ़ करके अच्छा से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न साइंस का प्रश्न मिलेगा। तो जो भी विद्यार्थी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, मेगा छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही बिहार से बिलोंग्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चूँकि ये क्लास में आपको 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ध्यान रहे कि ये क्लास प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे आयोजित की जाती है। साथ ही जो भी बच्चे अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं, कृपया लाइव आ जाएं, क्योंकि अब मैं कुछ ही क्षणों के बाद प्रश्न का जो है सो सिलसिला जारी कर दूंगा। तो ध्यान रहे कि 6 बजे प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे ये क्लास की आयोजित होती है। तो इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को बहुत सारे विद्यार्थी आंसर जानते भी होंगे, तो कम समय में इसका आंसर दें। चलिए, पहला ऑप्शन में है समय, दूसरा में है दूरी, तीसरा में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, चौथा में है प्रकाश का तीव्रता। तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। घड़ी महोदय जी ऑन हो चुके हैं। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी दूरी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आसान प्रश्नों से शुरुआत किए हैं, अंत में आपको अच्छा प्रश्न देखने को मिलेगा, तो ध्यान से लास्ट तक बने रहेंगे। ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव ताप है, ऑप्शन नंबर पहला में है -273 डिग्री सी, दूसरा में है 0 डिग्री सी, तीसरा में -300 डिग्री सी और चौथा में है 1 डिग्री सी। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। मैं बता दूं कि ये क्लास प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे आयोजित की जाती है। जो सभी बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, मेगा छात्रवृत्ति बिहार की तैयारी कर रहे हैं, वो प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे लैब में आ जाए। साथ ही अपनी जो तैयारी है उसको अच्छा करें और अपनी तैयारी को परखें कि आपका जो तैयारी है वो कितनी अच्छी है, कहाँ तक आपका तैयारी हो चुका है और आगे क्या करना है। चलिए, मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी -273 डिग्री सी। इसके बाद अगला प्रश्न होगा तीसरे नंबर का प्रश्न, तो ध्यान देंगे। तीसरा प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो उसको सावधानी से आंसर देंगे। पहला ऑप्शन में है बैगनी, दूसरा में है लाल, तीसरा में है नारंगी, चौथा में है हरा। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। आपको मैं बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए, अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए घड़ी महोदय जी। चलिए, इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर पहला, यानी बैगनी होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न चौथे नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर पहला में न्यूटन, दूसरा में केपलर, तीसरा में गैलीलियो, चौथा में कोपरनिकस। तो जल्दी से बताएंगे। आपको इनमें कुछ ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे जो दोहराया गया प्रश्न है, तो जो भी दोहराए गए प्रश्न है उसको कम से कम गलती नहीं करें। नए प्रश्न जितने भी आ रहे हैं उसको सीखें, और जो भी प्रश्न दोहराया जाता है उनको आप गलती करने का प्रयास ना करें। साथ ही कमेंट करते रहें। जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कृपया लाइक कर दें। चलिए, आपका समय को शुरू कर दिया गया है, जल्द करें। चलिए, इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि ग्रहों के जो गति का नियम है वो केपलर साहब ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न यानी 5वें नंबर का प्रश्न होगा, पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है?
बहुत ही सुंदर प्रश्न है। करें कि पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान जो है सो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला में घट जाता है, दूसरा में है बढ़ जाता है, बढ़ता जाता है, तीसरा में ऊपर जाने पर बढ़ता है तथा नीचे आने पर घटता है, चौथा में अपरिवर्तित रहता है। तो चलिए जल्दी से कमेंट करें। आप लोग का जो पढ़ने का स्पीड है वो भी अच्छा होना चाहिए, काफ़ी स्पीड में पढ़ सके, ताकि आपका जो समय का सीमा है वो कम समय समाप्त हो। कम समय में प्रयास कीजिए अधिक से अधिक आंसर देने का। जितना कम समय हो उतना कम समय ले, इससे आपका जो एग्जाम का जो प्रश्न होगा छूटेगा नहीं। चलिए इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी घटता जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 6 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुने। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया। बहुत ही सुंदर प्रश्न। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन नंबर पहला में है जैकब परकिंस, दूसरा में है फैराडे ने, तीसरा में है जेम्स ऋषि ने, चौथा में एडिसन ने। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफ़ी अच्छा प्रश्नों का संग्रह किया गया है इस वीडियो में, तो अंत तक देखेंगे। जो विद्यार्थी नए आ रहे हैं कृपया अंत तक देखें। बार बार मैं एक ही शब्द बोलता हूँ कि आप लोग अंत तक देखेंगे। अंत तक देखने से जो आपका जो तैयारी है वो 10% जरूर है कि अच्छा होगा। इतना मेहनत आपके लिए ही किया जा रहा है, तो ध्यान रहे कि वीडियो को अंत तक देखें और टाइमली लाइव आ जाए। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी जैकब परकिंस ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, उसको याद कर लेंगे। जिनको याद नहीं है वो याद कर लेंगे। अगला प्रश्न 7वें नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान से सुनेंगे। प्रसरव तरंग की आवृत्ति होती है। ध्यान से सुनेंगे। प्रसरव तरंग की आवृत्ति के बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन में 20,000 Hz से ऊपर, दूसरा में 20,000 Hz से कम, तीसरा में 20 Hz और चौथा में 1,000 Hz। तो जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं किन किन बच्चे का कमेंट सही आ रहा है। बिल्कुल जल्दी कमेंट करें। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग को याद भी करवा चुके हैं, बार बार याद करवा चुके हैं, तो इन प्रश्नों में गलती नहीं होना चाहिए। चलिए घड़ी महोदय जी ऑन हो चुके हैं, आप जल्दी से कमेंट करें। इस तरह से आपका समय भी समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 20,000 Hz से ऊपर। काफी अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 8वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। कार के रेडिएटर का क्या काम है। तो ध्यान रखें, कार में एक रेडिएटर होता है जिसका काम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन में इंजन को गर्म करने के लिए, दूसरा में गति को नियंत्रण रखना, तीसरा में विद्युत उत्पन्न करना और चौथा में इंजन को ठंडा रखना। तो जल्दी से बताएं कि कार में जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर का काम क्या है। बिल्कुल जल्दी बताएं, कमेंट करें। जो भी तो बच्चे लाइक नहीं किया लाइक कर दें और अंत तक देखें, अंत तक देखना ना भूलें। हो सकता है कोई ऐसा भी प्रश्न होगा जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और 110% है कि इसमें से 10 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना तय है। चूंकि काफी अच्छा प्रश्न है, इसका जो स्तर है काफी अच्छा है। तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी इंजन को ठंडा करने के लिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 9वें नंबर का प्रश्न, तो ध्यान दें। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर पहला में इस्पात का, दूसरा में नर्म लोहा का, तीसरा में है चांदी का, चौथा में तांबा का। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं कृपया लाइव आ जाए, अपने मित्रों को शेयर करें। जो भी आपके संपर्क में मित्र सब हैं उनको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थी लाइव आ सके। सभी को बोल दें कि ये क्लास प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे आयोजित होती है। इनमें आपको 50% महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा, चाहे साइंस का हो चाहे SST का हो। जो भी प्रश्न होगा आपको सामने 6 बजे लाइव क्लास के माध्यम से आपको सामने दिखाया जाता है और साथ ही इसका आंसर बताया जाता है। तो मैं बता दूं कि अस्थायी चुंबक नर्म लोहा का बनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न 10वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है। बहुत ही सुंदर प्रश्न। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है। पहला में टिमोथी विल को, दूसरा में बिल गेट्स को,
तीसरा में है रे टॉमलिंसन को और चौथा में है लिंकन गोलिट्सवन को। तो चलिए जल्दी से कमेंट करें, थोड़ा फास्ट में करें, कमेंट करें, बीच बीच में देखते रहें, लाइव का जो चार्ट है उसको पढ़ें। ये नहीं कि सिर्फ देख रहे हैं, कमेंट भी करें, कमेंट करना जरूरी है। इसी से पता चलेगा कि आपके जो अंदर डर है वो उसको दूर किया जाएगा। इसी के माध्यम से कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि नहीं मैं ये मार रहे थे और इसका आंसर दूसरा था। बहुत बढ़िया, कुछ व्यक्ति का कमेंट आ रहा है, एकदम सही आ रहा है, जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए, इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी रे टॉमलिंसन। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 11वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यानी इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला में है चार्ल्स वेबेज को, दूसरा में है वेल्स पास्कल को, तीसरा में जोसेफ जैक्यूड को और चौथा में है हर्सन होलेरिथ को। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफी अच्छा प्रश्नों का ये संग्रह है, जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। चलिए, इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला यानी चार्ल्स वेबेज। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 12वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। अगला प्रश्न 12वें नंबर का प्रश्न होगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस है। ऑप्शन नंबर पहला में है प्रोपेन, दूसरा में है ऑक्सीजन, तीसरा में है नाइट्रोजन, चौथा में है हाइड्रोजन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफी अच्छा प्रश्नों का ये संग्रह, आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा प्रश्न है। तो अंत तक देखेंगे वीडियो को। चलिए, आपका समय ऑन हो चुका है, जल्दी से बताएं। इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी प्रोपेन। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न होगा 13 नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर पहला में जेम्स चैडविक ने, दूसरा में रदरफोर्ड ने, तीसरा में मैडम क्यूरी ने और चौथा में नील्स बोर ने। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफी अच्छा प्रश्न। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जल्दी से बताएंगे। गरी महोदय जी, जल्दी से आप समय को ऑन करें। इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला यानी जेम्स चैडविक। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न होगा 14 नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। निम्न में से कौन संक्रामक रोग हैं? ऑप्शन नंबर पहला में मलेरिया, दूसरा में मधुमेह, तीसरा में क्वार्सियोकर, चौथा में हाइपरटेंशन। तो जल्दी से कमेंट करें। अंत तक देखेंगे वीडियो को। अंत तक देखने से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए जल्दी कमेंट करें। काफी अच्छा प्रश्नों का ये संग्रह। चलिए, आपका समय अब समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन पहला यानी मलेरिया होगा। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। किसी वस्तु का संवेग समानुपाती होगा
उसके यानी किसके समानुपाती होगा? तो ऑप्शन नंबर पहला में है आयतन का, दूसरा में आकार का, तीसरा में चाल का, चौथा में रंग से। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें, जल्दी बताएं, कमेंट करें। चलिए घड़ी महोदय जी जल्दी से समय कौन करें। कुछ व्यक्ति का कमेंट आ रहा है जो कि सही है बिल्कुल। ये प्रश्न को पीछे एक बार और रिवाइज किए करवाए थे। इस तरह का प्रश्न इसलिए डाल देते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न पूछना तो तय है, इसलिए इन प्रश्नों को याद करके रखे रहेंगे। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी आयतन का। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न 16 नंबर का। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है कहाँ? ऑप्शन नंबर पहला में है पृथ्वी की सतह के ऊपर, दूसरा में है पृथ्वी की सतह पर, तीसरा में है पृथ्वी के सतह से नीचे, चौथा में है पृथ्वी के केंद्र पर। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफी अच्छा प्रश्न। आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पृथ्वी की सतह पर, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 17वें नंबर का प्रश्न होगा। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर पहला में पाउली ने, दूसरा में हाइजेनबर्ग ने, तीसरा में रदरफोर्ड ने और चौथा में आइंस्टीन ने। तो बताएं, जल्दी से कमेंट करें। काफी अच्छा प्रश्न। जल्दी से फटाफट कमेंट करें। बहुत बढ़िया। कुछ व्यक्ति का सही आ रहा है, प्रश्न का आंसर सही आ रहा है। इसी तरह से और भी कमेंट करें। जो भी अभी तक लाइक नहीं करें लाइक कर दें। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी हाइजेनबर्ग। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 18वें नंबर का प्रश्न होगा। पीला प्रकाश और हरा प्रकाश किस माध्यम से समान वेग में गमन करता है? पीला प्रकाश और हरा प्रकाश किस माध्यम में समान वेग से गमन करता है? ऑप्शन नंबर पहला में हवा, दूसरा में पानी, तीसरा में शीशा, चौथा में ग्लिसरीन। तो बताएं, जल्दी से कमेंट करें। चलिए इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी शीशा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इसको याद करके रखेंगे। अगला प्रश्न 19वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनिए। शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर पहला में बीकानेरी, दूसरा में है बड़बड़ी, तीसरा में है जामुना पारी, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें। काफी अच्छा प्रश्नों का यह संग्रह। जल्दी जल्दी कमेंट करें। चलिए घड़ी महोदय जी घड़ी को ऑन करें।
इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है, तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बड़बड़ी। तो ध्यान रखें, बड़बड़ी को शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा 20वें नंबर का, तो ध्यान रखें, काफी अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातुएं कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली कौन सी धातु है? पहला ऑप्शन में है पारा, दूसरा में है कैल्शियम, तीसरा में मैग्नीशियम, चौथा में सोडियम। चलिए बिना किसी लेट का जल्दी से कर दे कमेंट। अच्छा प्रश्न, बार बार दोहराया गया प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न डालते हैं इसलिए ताकि आप लोग को अभी तक याद हो जाना चाहिए। हो सकता है कुछ कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनको मैंने बार बार रिवाइज किया है, दोहराया है। तो दोहराने का मकसद यही है कि आपको याद हो जाए। आप उस प्रश्न को देखते ही कम से कम समय में उसको आंसर करें, टिक करें। चलिए, जो भी बहुत सारे लड़का ने ऑप्शन नंबर पाला को क्लिक किया है, काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर पाला ही सही होगा। चलिए तो मैं बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर यानी पारा का सिंबल होता है Hg, यानी उसका संकेत Hg, और वही जो है सो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में उसको रखा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 21 नंबर का होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अधातु बोल रहा है, धातु नहीं समझ लेंगे। धातु के भी ऑक्साइड होते हैं और अधातु के भी होते हैं, तो गौर से सुनेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अधातु के ऑक्साइड होते हैं, जल्दी से आंसर दें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी अम्लीय, तो याद रखेंगे अम्लीय। अगला प्रश्न 22वां नंबर का प्रश्न, अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव कौन सा है? ध्यान से सुनेंगे। अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला में है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा में नाइट्रिक अम्ल, तीसरा में 1 तथा 2 दोनों, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए घड़ी महोदय जी जल्दी से आप समय को ऑन करेंगे। चलिए इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। कुछ लड़के का कमेंट एकदम सही जा रहा है। जल्दी करें, फिर दोबारा समय आपको मिला है 10 सेकेंड का, जल्दी करें, कम समय में करें। तो इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी ऊपर का जो 1 है और 2 है वो दोनों सही है। ठीक है, उन्हीं दोनों के कारण अम्ल वर्षा होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 23वें नंबर का होगा, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संपत्ति है? ध्यान से सुनेंगे। पहला ऑप्शन में है पेट्रोलियम, दूसरा में प्राकृतिक गैस, तीसरा में वायु और चौथा में है कोयला। तो जल्दी से बताएंगे। जो भी अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं कृपया लाइव आ जाए और साथ ही अंत तक देखेंगे वीडियो को। काफ़ी मेहनत के बाद इतना सारे प्रश्नों को इकट्ठा किया जाता है और आपके सामने नए नए प्रश्नों को प्रस्तुत किया जाता है। इन सभी में काफ़ी ज़्यादा मेहनत, समय खर्च होती है, तो इसीलिए आप लोग अंत तक देखेंगे वीडियो और सभी सफल होंगे। चलिए जल्दी से बिना किसी लेट का शुरू करें। चलिए घड़ी महोदय जी अब आपका समय भी समाप्त हो चुका है। चलिए इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी वायु होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 24 नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान से सुनेंगे। पेड़ पौधे कौन सी गैस का अवशोषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न। कह रहा है कि पेड़ पौधा जो है सो कौन सी गैस को शोषण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है हाइड्रोजन। ध्यान से प्रश्न को पढ़ें। पेड़ पौधे कौन सी गैस का अवशोषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में करते हैं? यानी जिस समय भोजन बनाते रहते हैं उस समय कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? बहुत अच्छा जवाब।
जिन जिन का ऑप्शन नंबर सी मारे हैं काफी अच्छा, बहुत अच्छा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा ही होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न 25 नंबर, अंत तक देखेंगे आप लोग। इसी तरह से अच्छा अच्छा प्रश्न आपके सामने होंगे। सीमेंट के उत्पादन में कौन सी गैस निकलती है? ध्यान से सुनेंगे। सीमेंट के उत्पादन में कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन नंबर 1 में है सल्फर, 2 में है कार्बन डाइऑक्साइड, 3 में है नाइट्रोजन ऑक्साइड, 4 में है ऑक्सीजन। तो चलिए, जो भी अभी तक कमेंट नहीं किए हैं जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल कम समय में कमेंट करें, प्रश्न को पढ़ते हुए समझते हुए जल्दी से कमेंट करें। साथ ही अगर हम बोलते हैं तो उस पर आप लोग ध्यान देंगे, तो उससे फायदा होगा कि आपको पढ़ने का जो स्पीड है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मेरे साथ साथ चलिए। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सीमेंट के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बहुत अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? ऑप्शन नंबर में पहला में है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा में है चुंबकीय प्रभाव, तीसरा में है रासायनिक प्रभाव, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो चलें जल्दी से कमेंट करें। अभी तक जो है सो आप लोग बहुत कम की संख्या में आप लोग देख रहे हैं लाइव। अधिक से अधिक संख्या में देखें। जो भी अपने आस पड़ोस अगल बगल हैं उन सभी सहपाठियों को बोलें कि इस समय 6 बजे लाइव देखें। अधिक से अधिक संख्या में कमेंट करें। सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी को फायदा होना चाहिए। ये वीडियो किसी एक के लिए नहीं बनाया जा रहा है, सभी के लिए बनाया जा रहा है। तो जो भी आपके सहपाठी हैं, जो आपके ग्रामीण हैं, उन सभी को बोलें कि अधिक से अधिक समय में इस वीडियो को देखें और अपना ज्ञान को अर्जित करें। क्योंकि हम लोग को 17 फरवरी तक जो है सो काफ़ी ज़्यादा संख्या में मेहनत करना होगा, काफ़ी मेहनत करना होगा। तो चलिए, इस तरह से आपका प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी रासायनिक प्रभाव। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 27 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। ऑप्शन नंबर पहला में है मीथेन, दूसरा में इथेन, तीसरा में प्रोपेन, चौथा में ब्यूटेन। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। सभी प्रश्न याद करने वाला प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। अंत तक देखेंगे। बार बार मैं एक ही बात को बोलता हूँ कि अंत तक देखिए। अंत तक देखने से आपकी जो अंतर का जो क्षमता है उसका विकास होगा, आपके अंदर जो डर है उसका विकास होगा। आपको लगते रहता है कि कौन सा मारे, ऑप्शन ए मारे कि बी मारे कि सी मारे, कौन सा मारे। तो आप जो अभी इस सब चीज़ पे अभ्यास किए रहेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। इसीलिए जो भी बच्चे देख रहे हैं कृपया अंत तक देखेंगे। अगला प्रश्न 28 नंबर का प्रश्न, धातु की चमक पाई जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन में जस्ता में, कार्बन में, गंधक में, फास्फोरस में। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। धातु की चमक पाई जाती है, यानी कौन ऐसे चारों ऑप्शन में से हैं जिसमें धातु जैसी चमक पाई जाती है? तो बता दें। अगर आप लोग को होता है तो जल्दी से कमेंट करें, और नहीं होता है तो फिर तो हम बताएंगे ही। फिर भी उसमें से छांटिए कौन सा हो सकता है। अपने नॉलेज के हिसाब से आप लोग छांट सकते हैं उसको। जो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, इस तरह से जो है उसको छांटिए। देखते हैं किन किन का तुक्का सही होता है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का सभी तरह का आंसर आ रहा है। तो चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी जस्ता में। तो धातुई चमक जो होता है जस्ता में होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 29 नंबर का प्रश्न होगा, सबसे अधिक सक्रिय धातु हैं। सबसे अधिक सक्रिय धातु हैं। पहला ऑप्शन में पोटासियम, दूसरा में सोडियम, तीसरा में तांबा, चौथा में सोना। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। समय को ध्यान में रखते हुए कम से कम समय में इस प्रश्न का आंसर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ व्यक्ति का आंसर सही जा रहा है।
सही जा रहे हैं, कुछ सोडियम लगा रहे हैं, कुछ पोटासियम लगा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे सोडियम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु। जानते हैं कि सोडियम ज्वलनशील धातु है, लेकिन यहाँ पे सोडियम सक्रिय बोला जा रहा है, सक्रिय, तो सक्रिय होगा पोटासियम। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न 30 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख समान कार्य करते हैं, किन इनके बारे में कहा जा सकता है कि वे समविवर्ती हैं। दूसरा में है समजात हैं, तीसरा में समतुल्य है, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से देखें आप लोग का क्या आंसर आ रहा है। मैं बता दूं कि ये टेस्ट प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे 50 प्रश्नों का होता है, जिनमें आप सभी सहयोगी सहपाठी इस टेस्ट को देते हैं और अपने जो ज्ञान का जो स्तर है उनको रखते हैं। तो ध्यान रहे, प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे जो भी आपके सहपाठी हैं, जो अभी तक नहीं जानते हैं, वो आए, देखें और अंत तक देखें। इससे जो आपका जो स्पीड होगा वो भी मेंटेन होगा, स्पीड आपका बढ़ सकता है, क्वेश्चन देखने का संख्या जो है वो बढ़ सकता है। और ये प्रत्येक दिन हम लोग करवाते हैं, तो ध्यान रहे शाम के 6 बजे। चलिए, तो इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख समान कार्य करते हैं, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, तो वे समविवर्ती हैं। समविवर्ती, ध्यान रखेंगे, समविवर्ती, समझात नहीं मार देंगे, समविवर्ती मारेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, 30वां नंबर प्रश्न था। इस तरह से हम लोग अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, यानी 31वें नंबर प्रश्न। इस सेट में 50 प्रश्न होंगे, जो कि एक से बढ़कर के एक प्रश्न होंगे। काफी अच्छा प्रश्नों का संग्रह है इसमें, और ये प्रत्येक दिन किया जाता है। ध्यान से सुनेंगे। 31वां नंबर प्रश्न, पहाड़ की ऊंचाई पर मानव का रक्त में उपस्थित इरेटोसाइट का क्या होता है। ऑप्शन नंबर पहला में आकार बढ़ जाता है, दूसरा में है संख्या बढ़ जाती है, तीसरा में आकार घट जाता है और चौथा में संख्या घट जाती है। तो चलिए, अब मैं घड़ी की समय को ऑन करता हूँ। घड़ी महोदय जी, आप जल्दी से शुरू हो जाएंगे। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी संख्या बढ़ जाती है। बहुत ही अच्छा बात। अगला प्रश्न 32 नंबर का होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित वर्णित किस रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे कम होती है। काफी अच्छा प्रश्न है ये। इससे प्रश्न पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कम पूछता है तो कभी अधिक पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। तो पहला ऑप्शन में है बैगनी रंग, दूसरा में है हरा, तीसरा में पीला, चौथा में लाल। तो जल्दी से बताएंगे। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी बैगनी। और ध्यान रखें कि अगर अधिक पूछे, जैसे प्रकाश की तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो वो हो जाएगा लाल रंग में। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रकाश की तरंग की लंबाई सबसे कम होती है, इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा बैगनी रंग। तो याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 33 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुने। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है, यह परावर्तित होने पर अपने पुराने पथ से 90 डिग्री कोण से विचलित हो जाते हैं, तो इसका आपतन कोण क्या होगा। जो हम पढ़े हैं उस पर गौर करेंगे। पहला ऑप्शन में है 30 डिग्री, दूसरा में 45 डिग्री, तीसरा में 60 डिग्री, चौथा में 90 डिग्री। मैं एक बार और प्रश्न को पढ़ देता हूँ। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है, यह परावर्तित होने पर अपने पुराने पथ से 90 डिग्री कोण से विचलित हो जाते हैं, इस प्रकार आपतन कोण का मान क्या होगा। जब भी आपसे आपतन कोण पूछे तो डायरेक्ट जो दिया है 90 डिग्री उसका आधा कर देंगे, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। काफी अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न होगा 34 नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे।
जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के विरुद्ध आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर पहला में समान और एक समान आवेश प्राप्त होता है, दूसरा में समान और विपरीत आवेश प्राप्त होता है, तीसरा में असमान और एक जैसे आवेश प्राप्त होता है, चौथा में असमान और विपरीत आवेश प्राप्त होता है। तो चलें जल्दी से बता दें इस प्रश्न का क्या होगा आंसर। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा समान और विपरीत आवेश प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 35 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये जीव विज्ञान से प्रश्न को उठाया गया है। तो पहला ऑप्शन में इंसुलिन, दूसरा में थायरॉक्सिन, तीसरा में एंड्रोजन, चौथा में है साइटोकिनिन। तो जल्दी से बता देंगे, क्योंकि अच्छा प्रश्न है, सभी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग मिस नहीं करेंगे, याद रखेंगे लंबे समय तक। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा यानी साइटोकिनिन। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 36 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। ताम्र सल्फेट के गोल्ड से विद्युत प्रभावित करने पर होता है। पहला ऑप्शन में है एनोड पर तांबा जमा होता है, दूसरा में कैथोड पर तांबा जमा होता है, तीसरा में एनोड पर ऑक्सीजन जमा होता है, चौथा में कैथोड पर हाइड्रोजन जमा होता है। तो चलिए देखते हैं किन किन का इस प्रश्न का आंसर सही आ रहा है, क्योंकि अच्छा प्रश्न है। ताम्र सल्फेट के गोल्ड से विद्युत प्रभावित करने पर क्या होगा? तो चलिए गरीब महोदय जी ऑन हो चुके हैं, जल्दी से आप लोग देखें कि किन किन का कमेंट आ रहा है। एक बार लाइक कर दें, जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं करे हैं कृपया लाइक कर दें, लाइक की संख्या बहुत कम है। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कैथोड पर तांबा जमा होता है। अगला प्रश्न होगा 37 नंबर का प्रश्न। अम्ल वर्षा किसके जलाने के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर पहला में पेट्रोल, दूसरा में डीजल, तीसरा में सीएनजी और चौथा में कोयला। तो चलिए देखते हैं किन किन का प्रश्नों का आंसर सही आ रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करें और अंत तक देखें। अंत तक देखने से आपके अंदर का जो डर है उसका दूर होगा, साथ ही आपके जो अंदर झिझक है, क्वेश्चन देखने का जो क्षमता है उसका जो है सो विकास होगा। चलिए इस तरह से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी कोयला। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 38 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण एक सांद्र अम्ल के रूप में उपयोग होता है। उस अम्ल का नाम बताएं जो इस प्रक्रिया में भाग लेता है। पहला ऑप्शन में है H2SO4 यानी सांद्र H2SO4, दूसरा में सांद्र HCl, तीसरा में सांद्र HNO3, चौथा में इनमें से कोई नहीं। चलिए गरीब महोदय जी जॉइन हो चुके हैं, जल्दी से आप लोग देखें और कमेंट करें। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी सांद्र H2SO4। काफी अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न होगा 39 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। पानी से भरे कटोरे में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? काफी अच्छा प्रश्न। तो इस प्रश्न का ऑप्शन पहला में है प्रकाश के परावर्तन के कारण, दूसरा में है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तीसरा में प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 40 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ साफ
ना दिखाई पड़ती हो तो उसे किस प्रकार की दृष्टि दोष है? ऑप्शन नंबर पहला में निकट दृष्टि दोष, दूसरा में है दूर दृष्टि दोष, तीसरा में जरा दृष्टि दोष और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफी अच्छा प्रश्नों का ये संग्रह आप लोग देखना ना भूलेंगे शाम के 6 बजे। काफी अच्छा, बहुत ही मेहनत के बाद इतना सारा बनाया जाता है। आप लोग अंत तक देखेंगे, बार बार मैं विनती करता हूँ आप लोगों से कि अंत तक देखेंगे ताकि आप लोग जब पास हो जाए तो मेरा नाम लें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी निकट दृष्टि दोष। बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न, ध्यान से सुने। संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर पहला में 24 अक्टूबर 1945, दूसरा में 25 नवंबर 1945, तीसरा में 30 दिसंबर 1945, चौथा में 10 दिसंबर 1945। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 24 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न 42 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला में 20 जनवरी, दूसरा में 15 जनवरी अगस्त, तीसरा में 1 मई, चौथा में 11 जुलाई। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी 11 जुलाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 43 नंबर का होगा। 43वां प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न। ऑप्शन नंबर पहला में है 1449 में, दूसरा में 1445, तीसरा में 1959, तीसरा में इनमें से कोई नहीं है। चलिए जल्दी से बता दें, कमेंट करें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रश्न नंबर पहला यानी 1949। अगला प्रश्न 44 नंबर का। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन नंबर पहला में 2002, दूसरा में 2004, तीसरा में 2005, चौथा में 2006। तो चलिए जल्दी से बिना किसी लेट का शुरू करें, कमेंट करें। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 2005। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 44 नंबर का। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया ऑप्शन नंबर पहला में ब्रिटिश भूस्वामियों के निष्कासन के लिए, दूसरा में भूमि सुधार लागू कराने के लिए, तीसरा में भारतीय जमींदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए, चौथा में नीम की खेती कराने वाले भूस्वामियों के शोषण से किसानों को मुक्त कराने के लिए। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें।
चलिए आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी नील की खेती कराने वाले भूस्वामियों के शोषण से किसानों को मुक्त कराने के लिए। अगला प्रश्न 46 नंबर का प्रश्न होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला में है निजी अर्थव्यवस्था को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, तीसरा में मिश्रित अर्थव्यवस्था को, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 47 नंबर का होगा, तो ध्यान से सुने। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला में द हेग, दूसरा में न्यूयॉर्क, तीसरा में पेरिस, चौथा में बर्लिन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। 50 प्रश्नों का ये संग्रह है, तो याद रखें सभी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। अंत तक देखेंगे वीडियो को। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी न्यूयॉर्क। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 48 नंबर का प्रश्न, संविधान के किस धारा में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन में पहला में धारा 141, दूसरा में 45, 32, 52 और 49। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें कि कौन सा धारा होगा 41, 41, 45, 52, 49 में। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी धारा 45 होगा। अगला प्रश्न 49 नंबर का प्रश्न, केंद्र सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए किस योजना के तहत सहायता कर रही है? ऑप्शन नंबर पहला में ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, दूसरा में ऑपरेशन ब्लू स्टार, तीसरा में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, चौथा में कोई नहीं। तो जल्दी से बिना किसी लेट का कमेंट करें। ये आपका 49वां क्वेश्चन है, याद रहे। प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए आपको कराए कि कौन सा योजना का तहत जो है सरकार जो है सहायता करती है। तो ये योजना का नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला प्रश्न 50 नंबर का, तो ध्यान रखें। बेरी बेरी किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर पहला में विटामिन के, दूसरा में विटामिन ए, तीसरा में विटामिन बी, चौथा में विटामिन सी। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। इसी के साथ इस क्लास का समाप्ति की घोषणा किया जाएगा। आप सभी को गुड नाइट, लव यू। तो चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी विटामिन बी। विटामिन बी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इसी के साथ आज की क्लास को समापन करते हैं।